Oh, hello everyone, this is Ravichन्द्र UPSC CSE वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए आईटी एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, सेक्शन 69 की बात करेंगे, सेक्शन 70 की बात करेंगे और क्या पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। और जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे बीच सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए और आईटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के लिए। एट द सेम टाइम कुछ रूल्स को समझेंगे, तो सर्टेन 2011-9 के जो भी रूल्स हैं उसके बारे में समझेंगे, कुछ राइट टू बी फॉरगेटन है उसके बारे में भी समझेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेपर एट द सेम टाइम। और जो रूल्स हैं एज सच वो इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से उतना नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स इज लाइक, अगर जब आप लिटिगेशन में आते हो, जुडिशरी में जब आप आते हो ना, तो आपको ये रूल्स तब इंपॉर्टेंट लगेंगे काफ़ी ज़्यादा फाइल करने में चीज़ों को, कि सर ये रूल्स फॉलो नहीं करे गए हैं, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। पर रूल्स एज सच पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं, मैंने सारे के सारे रूल्स आज सुबह ही टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। मेरे जो टेलीग्राम चैनल समर्थ आईएएस एकेडमी, अगर आप डालोगे जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जल्दी मैं उसका लिंक भी, आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो सेक्शन 69 को समझेंगे, सेक्शन 70 को भी समझेंगे, आखिर क्या कैसे क्या चलता है। मैंने पिछले सेक्शन में भी वीडियो में भी सेक्शन 69 की बात करी थी। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी, समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एज दिस इज द टैगलाइन। चलिए देखिए, आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोटेक्टेड सिस्टम सेक्शन 70 की बात करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है ब्लॉकिंग का, इंटरसेप्शन का, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो रूल्स दे रखा है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी के साथ साथ जो राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली, जब हम कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस चीज़ों को आज डील करेंगे। कुछ जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में श्रेया सिंघल के केस के बारे में बताया था, आज फिर से उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और राइट टू प्राइवेसी आप सब बता होगा, केस पुट्टास्वामी का केस आपने पहले भी पढ़ रखा है, पिछले सेमेस्टर में भी और पिछले पेपर्स में भी पढ़ा होगा आपने। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज, कहाँ गया स्लाइड, जल्दी मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर मैं स्लाइड शेयर करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो किसी भी पर्सपेक्टिव से, अगर आपको यूपीएससी का पेपर देना है, तो मेरी करंट अफेयर्स का स्क्रीनशॉट्स की मैगजीन आई है। अभी मैंने 150 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैंने उसको बनाया। बहुत ही अच्छा सेट है, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में जो आपको 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पीडीएफ के फॉर्म में। दैट्स अ वेरी वेरी मार्वेलस थिंग। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे पर्सनली, अगर आप प्रिपेयर दे रहे हो, अगर आपको जरा सा भी पेपर का लग रहा है कि नहीं मेरे को देना है यूपीएससी का, तो जस्ट बाय दिस करंट अफेयर्स मैगजीन, आप मुझे मैसेज करिए, डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता है मेरा नंबर मेरे पिन कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। चलिए प्रमोशन के अलावा बात कर लें टॉपिक की। साइबर सिक्योरिटी जब हम कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, सुरक्षा। सुरक्षा की हम बात करेंगे, हमको किसी भी चीज़ से डर नहीं हो, हमको किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन मिले, हमें कोई गलत यूज ना कर ले हमारे किसी भी चीज़ों का। जब मैं हर चीज़ कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिवाइसेज, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, कंप्यूटर बेस, रिसोर्स बेस, ऑल दोज थिंग्स। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइबर वर्ल्ड, जैसे मैं आई एम टीचिंग ऑन द यूट्यूब, आप यूट्यूब पे देख रहे हो इस चीज़ को, एट द सेम टाइम आई एम सेइंग समथिंग, कि आप इस यूपीआई का यूज कर सकते हो, आप इसका फेसबुक व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट साइबर वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस करंट रिवोल्यूशन पीरियड, लाइक फोर्थ रिवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, थर्ड रिवोल्यूशन बोलते हैं जो एल्गोरिथमिक रिवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एज है, इट्स ऑल अबाउट साइबर वर्ल्ड डेफिनेटली। इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा आप अपहेल्ड करते हो। तो सेक्शन 21 एनबी में आप जब पढ़ोगे आईटी एक्ट को, उसमें दिया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स, साइबर सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्टिंग क्या, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेज, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्स, communication devices in and information are stored therein from unauthorized access. This term is very very important. Use, disclosure, disruption, modification और destruction. Look, साइबर सिक्योरिटी कहता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो डेटा है, आपके जो इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो, आपके जो डिवाइसेज हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, उसके अलावा आप कोई नेटवर्क सिस्टम यूज कर रहे हो, कुछ कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो, कुछ कंप्यूटर रिसोर्स यूज कर रहे हो,
जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज आप यूज कर रहे हो, और एट द सेम टाइम उसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड है उसको अनऑथोराइज्ड मीन्स आपने ऑथोराइज कर रखा है कि यार तुम मेरे फोन को कभी चेक कर लेना, कोई ईमेल तो नहीं आया है, बट यू हैव नॉट ऑथोराइज्ड गूगल, you have not authorized the government of India, you have not authorized your state government that whenever I get information, whenever I get something on my Gmail account or my mail account, just send me a message on my WhatsApp by the state government कि यार तुम्हारा एक मैसेज आया चेक कर लो. This is something that is not given. This is something that is not permitted by you. So unauthorized access as such is something that you have not permitted. The other one is trying to get into your own data by using what? Certain things. चाहे वो आपके उसको चोरी कर सकता है, उसमें डिसरप्शन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है. कुछ आया था हेलो आई एम दिस इज फ्रॉम अमेरिका एंड आपको एक जॉब मिला है, वो लिख दे कि दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान, आपको एक जॉब मिला है. सो इट विल बी लाइक अ मॉडिफिकेशन इन योर डेटा. डिस्ट्रक्शन, उसको ऑल टुगेदर खत्म कर दे, डिलीट कर दे, स्टील कर ले. सो दिस इज समथिंग, इसको रोकना इज व्हाट? साइबर सिक्योरिटी. गॉट इट? आगे चलेंगे, बात को समझिए. अब ये जो देखिए साइबर सिक्योरिटी का इतिहास कोई आज नया नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा था. आज हम उसको साइबर वर्ल्ड में कहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उस चीज़ का एक मेज बन गया है ना साइबर वर्ल्ड का. आज से कुछ साल पहले चले जाओ आप, कुछ डिकेड्स पहले, साल कहना अच्छा नहीं होगा, कुछ डिकेड्स पहले चले जाओ, जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करते थे, तो 1885 में एक एक्ट बनी थी, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. उस समय पे टेलीग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था. बाद में इसमें मॉडिफिकेशन आया. उसके बाद आप जब इंटरनेट आने के पहले जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्या करती थी? गवर्न करती थी. बाद में साइबर वर्ल्ड आ गया, इंटरनेट की दुनिया आ गई, तो डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद हमने आईटी एक्ट 2000 लाया. पर हुआ क्या, इसके बीच में एक केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानोगे इस केस के द्वारा कुछ चीजें मैं आपको भी बताऊंगा. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है. उसमें इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है. इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझाया गया. सेक्शन 5 जब आप पढ़ोगे ना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, वो कहता है पावर फॉर गवर्नमेंट to take possession of licensed telegraphs and to order interception of messages. इंटरसेप्शन का एक वर्ड समझिए सबसे पहले. इंटरसेप्शन तब से कह रहा हूं क्या होता है. इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन ओशन में अवेलेबल है, अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है. ये बात पाकिस्तान को कैसे पता चलेगी? सो पाकिस्तान के जो भी उनके सबमरीन्स हैं, जो भी उनके शिप हैं, वो इंडियन नेवी में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करेंगे, घुसेंगे और वो यूज करेंगे कि वो चेक करेंगे जाकर कि यार कौन सी जहाज है या जहाज है कि नहीं. पहले तो ये चेक करेंगे जहाज है कि नहीं, या कोई हमारा वहां पर क्या नाम है, एयरक्राफ्ट कैरियर है कि नहीं. सो द पाकिस्तानी नेवी विल ट्राई टू इंटरसेप्ट दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेवी इन अरेबियन सी और इंडियन ओशन और व्हाटएवर, बे ऑफ बंगाल. सो दे आर ट्राइंग टू इंटरसेप्ट, दे आर ट्राइंग टू लुक इनटू दैट कि क्या कोई वहां पे अवेलेबिलिटी है. once you intercept, once you find that there is a ship, there is a aircraft carrier, which one? क्योंकि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के बीच की जो कैपेसिटी का चेंज है वो बहुत बड़ा है. दे कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंपैक्ट. तो उनका इंपैक्ट थोड़ा सा अलग होगा. आईएनएस विक्रांत का ज्यादा हो सकता है, विक्रमादित्य का थोड़ा कम हो सकता है. सो ऑन दैट बेसिस द पाकिस्तानी नेवी विल ट्राई टू गेट इनटू द रिकॉग्निशन ऑफ द शिप दैट व्हिच एयरक्राफ्ट कैरियर इज देयर, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत. सो इंटरसेप्शन के बाद आपने क्या करा उस चीज का, उसको क्या करा, क्लैरिफाई करा कि कौन सी चीज है. तो इंटरसेप्शन का यही मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पावर होता था कि वो लाइसेंस टेलीग्राफ्स या फिर कुछ मैसेजेस का क्या कर सकती है, इंटरसेप्शन कर सकती है. हुआ क्या था 1980s के दौर में, जब राजीव गांधी सरकार थी, उसके पहले भी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके पहले और भी जो गवर्नमेंट चल रही थी, बाद में जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, बाद में चंद्रशेखर जब सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के, तो उन्होंने एक तरीके का एलिगेशन लगाया था कि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस का इंटरसेप्शन हो रहा है, मतलब टैपिंग होती है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ही मेंबर्स के, अपने ही देश के नेताओं की क्या करती है, फोन की टैपिंग करती है. कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था कि दैट द करेंट गवर्नमेंट इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग द थिंग इज इन नेगेटिव वे, कि बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज जो बड़े बड़े लीडर्स उनके फोन को क्या कर रही है, टैप कर रही है. कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ और भी एनजीओ के वर्कर्स थे, उनके फोन को टैप कर रही है. तो ये एलिगेशन लगाया गया था. दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. बट मेरा क्या कहना है कि इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, पुराना था. अब ये सेक्शन 5 आपको कहता है कि कभी भी पब्लिक इमरजेंसी आए, मान लीजिए पब्लिक इमरजेंसी आए या फिर पब्लिक सेफ्टी आए उसके इंटरेस्ट में, या फिर आपको अगर ये लगता है कि देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, आपका फ्रेंडली रिलेशन के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, एट द सेम टाइम आपका जो भी पब्लिक ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मैसेजेस को इंटरसेप्ट करोगे कि ये मैसेज कहाँ से आया था,
इस मैसेज में क्या था, इस मैसेज से क्या इंपैक्ट हुआ, इस मैसेज को क्या सोचकर भेजा गया था। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सेक्शन 5 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में लिखी हुई थी। तो इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट वहीं से चला, पर एक वर्ड वहां पे नहीं था अवेलेबल, वो ये था कि पब्लिक सेफ्टी और ये पब्लिक इमरजेंसी का क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये जो PUCL का जो केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें इसी चीज को चैलेंज किया गया था कि ये जो पावर दे रही है गवर्नमेंट को, इज दिस ओके, मतलब इज दिस ओके, क्या वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कभी भी कर सकती है। तो बाद में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए बात ऐसा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ऑलरेडी लेट डाउन द प्रोसीजर, लाइक अगर आपकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो, ठीक है, कुछ पब्लिक ऑर्डर की बात हो, कुछ ऐसा इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस की बात हो, तभी आप इंटरसेप्शन के चीजों के लिए क्या कर सकते हो, जा सकते हो। इसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिस्कस किया गया था PUCL के केस में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ये नहीं कह रहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इफ यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कि नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इस चीज को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सोवरेनिटी को इंपैक्ट कर सकती है, देश में एक तरीके के दंगे की सिचुएशन हो सकती है, देन यू कैन इंटरसेप्ट द मैसेजेस। बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप ऐसा कुछ स्टेप कर रहे हो। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का यूज करके अगर आप इंटरसेप्शन कर रहे हो, देयर शुड बी रूल्स, कभी भी उठकर आप नहीं कर सकते। तो एज सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना सही नहीं होगा। तो कोर्ट के इसी गाइडलाइंस को बाद में इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 जो था, उसमें अमेंडमेंट करके कुछ एक्ट्स जो थे बाद में उसमें क्या करें 2007 में PUCL के केस के बाद उसमें ऐड करा गया। तो जो PUCL का केस है उसको बहुत ही लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को बहुत हद तक रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट टाइम, कि देखिए राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। बात तब कही गई थी, ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट 2017 में आया था, पहले भी इसके ऊपर बात हुई थी। पुट्टास्वामी का केस तो चलिए ठीक है, उसके पहले भी बात हुई थी इसके ऊपर। एट द सेम टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए कि आप तभी कर सकते हो कि तब आप डिटेल गाइडलाइंस फॉलो करोगे, तभी जाकर आप इंटरसेप्शन कर सकते हो। अब वो रूल्स बाद में बनी, रूल्स में क्या हुआ, अब रूल्स देखिए यही चीज मैं कह रहा था, रूल्स एज सच आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। रूल्स में क्या है कि कभी भी अगर इंटरसेप्शन करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से या जो होम सेक्रेटरी उनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। देयर शुड बी सर्टेन एजेंसी जिसका नाम आपको बताना पड़ेगा कि इनके पास इंटरसेप्शन की कैपेसिटी रहेगी, पर उनके लिए भी कई गाइडलाइंस रहेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी कर सकता है, पर उस केस में उसको बताना पड़ेगा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन वाला, कौन सा ऑथोराइज्ड है ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट में करे तो स्टेट होम मिनिस्ट्री, IG रैंक से नीचे का कोई ऑफिसर नहीं कर सकता। इन केस अगर आपका जो लोकेशन है वो बहुत दूर है, रिमोट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वहां पे रिमोट एरिया में है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगर आप उसको इंटरसेप्ट थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हो तो आपको IG रैंक का ऑफिसर कोई करेगा। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा गृह मंत्री को। अगर आप अपने राज्य के बाहर कोई इंटरसेप्शन करते हैं तो गृह मंत्रालय में देना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री में। सो देयर आर सर्टेन रूल्स जो रखे गए बाद में कि किस तरीके से रूल्स जो हैं वो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे। एट द सेम टाइम कुछ और बातें कही गई, जैसे कि जो इंटरसेप्शन डायरेक्शंस होगा वो ये बताएगा कि कौन ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है, कितना डेटा आप एक्वायर करना चाहते हो, कितने मैसेजेस इंटरसेप्ट करना चाहते हो, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर गोइंग टू इंटरसेप्ट द मैसेजेस, आपका इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट आर द मोटिव, व्हाट आर द रेशनल बिहाइंड इंटरसेप्शन। अगर इससे बियॉन्ड जा रहा है तो यू आर नॉट परमिसिबल फॉर दैट। अगर आप परमिसिबल नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। विद इन 60 डेज के अंदर आप उस चीज को कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 180 डेज तक आप कर सकते हो ये चीज, मतलब 180 दिन के अंदर आपको सारा का प्रोसेस कंप्लीट करना है मैक्स टू मैक्स। बाद में इसको इरेज भी करना है, इस डेटा को आप सब दिन रख नहीं सकते अपने पास। अब इफ यू हैव कंप्लीटेड विद द सिस्टम, अगर आपको लग रहा है कि आपका काम हो गया इंटरसेप्शन का, देन यू हैव टू इरेज द डेटा, अनलेस आपको ऐसा लगे कि नहीं दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द पर्सपेक्टिव, जहां तक बात करें फ्रेंडली रिलेशंस की, सोवरेनिटी की, इंटीग्रिटी एंड ऑल। तो कुछ ऐसे गाइडलाइंस रखे गए थे PUCL के केस में। ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, पर राइट टू प्राइवेसी को तभी भी रिकॉग्निशन दी गई थी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को। यही बाद में IT एक्ट जब 2000 बना, उसमें इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे ऐड किया गया, और बाद में इसी के मद्देनजर रूल्स बनाई गई 2009 में, IT प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स। इसको ध्यान से पढ़िए, प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर किसका, अगर आप इंटरसेप्शन कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से सेफगार्ड्स मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन का डिक्रिप्शन कर रहे हो, उसको डिकोडिंग कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो उसको रूल्स बनाया गया। को हुआ क्या था, देखिए PUCL का केस ही बार बार चल रहा था, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चीज एप्लीकेबल था नहीं। IT एक्ट में चीज आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी जो भी चीजें चल रही है वो IT एक्ट से चल रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से चल रही है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की तो बात है नहीं, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में आ गया, तो इसलिए रूल्स बनाए गए थे।
तो अब आईटी एक्ट में अपन पढ़ेंगे इंटरसेप्शन के कॉन्सेप्ट को। सेक्शन 69, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 69 क्या कहता है कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द बॉडी टू इशू डायरेक्शन इशू कर सकती है किस किस चीज के लिए, इंटरसेप्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। जस्ट पॉज, सुनिए मेरी बात। अभी मैंने आपसे बोला कि पाकिस्तानी नेवी ये चेक करेगी कि कौन सी शिप, पहले तो चेक करेगी शिप है कि नहीं, तो वो इंटरसेप्शन करने आई। तो पाकिस्तानी नेवी enters into the Indian territory to intercept whether any ship is there or not. First question. Once they intercept that yes there is a ship, definitely there is an aircraft, so now they will monitor which aircraft is there, what is the movement, उसका movement क्या है, what is the frequency matching, what is the frequency level जिसके ऊपर वो काम कर रही, monitoring कर ली। If you get certain monitoring after, if you get certain data after monitoring, but you have not able to you are not able to read, you are not able to decrypt the data, क्या आखिर इंफॉर्मेशन चल क्या रहा है यार, बातें कर क्या रहे हैं, वो किधर मूवमेंट की बात चल रही है। किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट करना इस तरीके से, मतलब किसी भी डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना कि वो रीडेबल हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए एक कॉमन पर्सन के लिए, या फिर आपका काम बनने लायक आपने उसको क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, इज व्हाट द डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा। समझ रहे हो, इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट इज गिवन इन योर पेपर, इंटरव्यू में, इंटरव्यू कह रहा हूँ, क्या नाम है, इसी वेयर एक्ट में चीज आपको डेफिनेशन के फॉर्म में दी हुई है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द बॉडी द सेम टाइम ऑन दिस बिहाफ सेटिस्फाई होती है कि देश के इंटरेस्ट में, सोवरेनिटी में, इंटीग्रिटी में एक नया टर्म ऐड हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस relating to above or investigation of any offense, it may subject to provisions of subsection 2 for reasons to be recorded in writing. In writing आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हो आप ऐसे, बाय ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एजेंसी, या डायरेक्ट करेगी किसी को, मॉनिटर, डिक्रिप्ट, इंटरसेप्ट जो भी करना है, इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर रिसोर्स। गॉट इट, जो मैं कह रहा था वही बात है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर और जो इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया आपको, जो भी उसमें चार्ज में वो अपनी सारी फैसिलिटी लगा देगा, सारी टेक्निकल असिस्टेंस देगा कि वो जो भी एक्सेस चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी अथॉरिटी है उसको आसानी से मिल सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो एज ए इंटरमीडिएट, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट, अगर आप वो सपोर्ट नहीं करते हो तो आपको लगभग इंप्रिजनमेंट का केस हो जाएगा, आपके ऊपर 7 साल तक आपको सजा हो जाएगी भाई, 7 साल तक इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। अब आप खुद सोचो व्हाट वाज द रीजन to put that section into the Indian IT, मतलब Indian Information Technology IT Act, because सबको पता था data is going to be the new oil, data is going to the very important concept, because PUCL के ही केस में right to privacy की बात हो चुकी थी। अभी मैं right to privacy, right to forgotten में भी एक चीज बताऊंगा आपको लास्ट में। अब आगे देखिए, इसमें कुछ रूल्स बताई गई। अब रूल्स मैंने आपको पहले भी बताया, जो IT रूल्स 2009 वाला है उसमें कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगाया जो पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में थी, सेम चीज। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको, सारी कॉन्सेप्ट को वहाँ फॉलो करना पड़ेगा, आईबी हो गई, रॉ हो गया, आपके अलावा फिर ईडी है, सीबीआई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, डायरेक्टरेट ऑफ डीआरआई जिसको बोलते हैं, सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, आरबीआई है। कुछ ऐसे बॉडीज को इन्होंने क्या करा, पावर दिया, रूल्स बनाकर कि वो डिक्रिप्ट वगैरह कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। देखिए बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में, पावर सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर है, जो क्या एटीसी है, ट्रैफिक कंट्रोलर है, रेलवे सेक्टर है, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं आपके, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ साइबर अटैक्स, हमेशा उनके ऊपर अटैकिंग होती है। अभी एम्स में हुआ अटैक, अभी तक वो अटैक शायद सोल्व भी नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले अटैक चल रहा है, लगातार उस पर साइबर अटैक्स होते हैं। कुंडन कुल्लम में हुआ था, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में होते रहते हैं, रेलवेज में होते रहते हैं, कई बार नॉर्थ कोरिया से, चाइना से, कहीं कहीं से करते हैं। सो उसको बचाना, जो कोर सेक्टर उसको बचाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बॉडी को पावर दी, कुछ एजेंसीज को कंटिन्यूअस पावर दिया गया है। जैसे रॉ के पास पावर है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लगता है कि हमारे देश के लिए वॉर वगैरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, समथिंग दैट कैन बी वेरी क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते देश की सिक्योरिटी को, तो वो करेगा आपके मैसेज को डिक्रिप्ट। पर वो प्रोसेस दिया हुआ है उसका, वो रूल मैंने आपको सेंड कर दिया वीडियो में, क्या नाम, टेलीग्राम पे, आप उसको खुद पढ़िए। होम मिनिस्ट्री से कैसे लेना है, 3 दिन के अंदर उसको देना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर आपको राइटिंग में कंप्लीशन लेना पड़ेगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर करवा रहे हो तो, फिर आईजी रैंक वगैरह, पूरा का पूरा रूल्स लेट डाउन। दैट इज नॉट आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ऑल, बट आप दिमाग में रखिए रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। सेक्शन 69(2) में ही तो कहता है
बात को बूझ रहे हैं आप लोग? अरे बोलिए। अब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडियरी की क्या होगी? वही सेम चीज, उसको सारा फैसिलिटी देना पड़ेगा, रिकॉर्ड को डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट है वहां पे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरसेप्टेड और क्या नाम है मॉनिटर डिक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, कैसे उसको डिस्क्लोज करना, पब्लिकली नहीं कर सकते आप। अगर आपको करना है तो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट कि हाँ यार देखो हमें तो एक मैसेज मिला है किसी बंदे का, वो पाकिस्तान से बंदे से बात कर रहा है, उसको आपने मार्केट में कर दिया, पब्लिक कर दिया। नो, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एंड द रूल्स दैट हैज बीन लेड डाउन बाय द IT एक्ट 2000 बाय द IT रूल्स 2009। समझ गए आप बात को? अब हम 1669A को समझेंगे। आपने क्या किया, इंटरसेप्ट कर लिया, मॉनिटर कर लिया, डिक्रिप्ट कर लिया। नाउ द टाइम हैज कम कि आप उसको ब्लॉक कर से करोगे ताकि वो लोगों तक ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनी ऑफ द इंटरमीडियरी दैट देयर आर पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया, देश की डिफेंस की, देश की सिक्योरिटी के साथ आपने उनका क्या करा, कंप्रोमाइज कर, कुछ ग्रुप आपको पता चला दैट आर एसोसिएटेड इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया, कुछ कहीं से पता चल रहा है आपको। नाउ द टाइम हैज कम कि ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, लिखना हो जाए। इफ यू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेसबुक, यू विल ट्राई कि इंफॉर्मेशन फेसबुक पे शेयर ना हो, ट्विटर पे शेयर ना हो, व्हाट्सएप पे शेयर ना हो। सो यू विल ट्राई टू ब्लॉक दैट लिंक और दैट डेटा और दैट डिक्रिप्टेड डेटा आई वुड से, और दैट इंफॉर्मेशन दैट यू डिक्रिप्टेड आफ्टर मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन। सो इसको ब्लॉक करना पब्लिक एक्सेस के लिए बाद में ऐड किया गया था। सेक्शन 69 है, IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको इस सेक्शन 69 के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट है, पर आप यहां पे क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, एक्सेस ही ना मिले। 69 में तो आपको चले आपको मिला सारी चीजें, नाउ आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, यू विल जस्ट ब्लॉक इट। समझ रहे बात को? आपने उसको पब्लिक, अब मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं चाहे मैं कितना भी ढूंढ लूं। I will not be able to access that information that certain people in certain state, in certain region are involved in anti-national activity, and anti-national means that is compromising defense and security of the country. समझ रहे बात को आप? ये होता है 69A, बाद में ऐड करी गई थी 2008 में। क्यों ऐड करी गई थी? RBI के ऊपर अटैक हो रहे थे कंटिन्यू 2007 2008 26 ही कह रहा, आप लोग सबने नहीं बोला होगा, कई लोगों ने मतलब देश के लिए क्या मतलब क्या, इट वाज लाइक अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत लोगों की जान चली गई, कई लोगों ने अपनी मतलब शहादत दे दी उसके चक्कर में, उस अटैक ने, मतलब क्या बोले उसके बारे में। आपने एक चीज देखा होगा कि उस टाइम लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, हम और आप उसको न्यूज रिपोर्टिंग पे देख रहे थे, सिर्फ हम और आप नहीं, पाकिस्तान में बैठे लोग भी उसको देख रहे थे, एंड दे वर सजेस्टिंग देयर टेररिस्ट, फोन कर करके बता रहे थे, सैटेलाइट का यूज कर करके बता रहे थे कि देखो तुम्हारे ऊपर अभी कवरेज आ रहा है, तुम यहाँ अटैक करो, वहां अटैक करो। सो देन द पीपल रियलाइज कि इसको एक्सेस को इसके एक्सेस को पब्लिक मतलब इसको पब्लिक एक्सेस के लिए कैसे मतलब ब्लॉक किया जा सके। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट 69A में ऐड किया गया बाद में। सेम चीज है जो पहले मैंने बोला, बस इसमें एक्सेस की बात करिए। देखिए जुडिशियरी क्विज प्रिपरेशन, समर्थ आईएएस एंड जुडिशियरी का टेलीग्राम ग्रुप है, समर्थ जुडिशियरी एकेडमी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, काफ़ी अभी जस्ट स्टार्ट करा है मैंने, तो जुडिशियरी क्विज प्रिपरेशन डालिएगा ना तो आपको मेरा वाला आ जाएगा। वैसे आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब में दे रखा है। देखिए एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू ऑल पीपल, जितने भी आप लोग हैं सबके लिए आई एम डूइंग माई बेस्ट। इंडस्ट्रियल IT क्रिमिनोलॉजी आई एम डूइंग माई बेस्ट। लास्ट सेमेस्टर आई टाउट ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजी। सो बहुत समय निकाल के मुझे बनाना पड़ता है। I just and then I expect certain monetary support from you all, certain monetary support. कुछ भी you can use that UPI ID, that UPI number. You can just send any kind of monetary support if you want. That's a kind of request. There is nothing compulsion. That's a kind of request. तो मेरा काम है हर बार बोलना. It's up to you. let it be. चलिए ये रूल्स कुछ लेट डाउन किए गए 2018 में, बाद में आए कुछ बॉडी जैसे रॉ वगैरह को पावर दिया गया था। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी उठे थे कि क्यों दिया गया है पावर उनको। अब ये क्या क्यों दिया गया, आपको भी पता है क्यों दिया गया। दो अपोजिशन में वो कभी सरकार में भी थे, आज जो सरकार में वो कभी अपोजिशन में भी थी, वो भी बाद में अपोजिशन में आएंगे। तो उनको पता है कि देश की सिक्योरिटी को सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए कितना मैटर करता है कुछ बॉडीज के पास पावर होना। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में रूल्स में भी ऐड हुई। ब्लॉकिंग का भी रूल्स लगाए, कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स लाए गए, कुछ डायरेक्शंस इशू किया गया, कुछ कमेटी बनाई गई, कुछ ब्लॉकिंग का इमरजेंसी केसेस में कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो फिर एक बात आई कॉन्फिडेंशियलिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आई 69A की, वो भी श्रेया सिंघल के केस में देखेंगे। इसी 69A को तो चैलेंज किया गया था ब्लॉकिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी आपको भी पता है कि आप
पब्लिकली एक्सेस उसको नहीं कर सकते, पब्लिकली आप उसको अलाउ नहीं कर सकते कभी भी कि कोई आपसे आके इन्फॉर्मेशन मांग ले। तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एंड रूल्स दैट आर लेट डाउन। तो बेसिकली 69 और 69A ये दोनों चीज़ डील करता है किस तरीके से डिक्रिप्शन, मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन और ब्लॉकिंग हो सकता है कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, पब्लिक इंसाइटमेंट, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इमरजेंसी, इन सब चीज़ों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसी 69A को चैलेंज किया गया था श्रेयस सिंघल के केस में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 66A को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, वेग टर्म है, बहुत ही ज़्यादा वेग टर्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, पावर को रोकती है। स्पीच नहीं कर सकते आप, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, कुछ भी बोलिएगा आपको पकड़ लिया जाएगा। अगर आपको याद है सेक्शन 66 से मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको आप किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेज सर्विसेज, तो आपको क्या कर लिया जाएगा, आपको उसके लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंजरी, इंसल्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, इनकन्वीनियंस, एनमिटी, हेट्रेड, इलविल, कुछ भी अगर आप करते हो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको पकड़ लिया जाएगा। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था कि ये बड़ा यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड वर्जन है, इतना नहीं हो सकता, फिर इंसान तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। तो हर चीज़ को आप कहो कि नहीं, इंसल्ट नहीं है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, वो नहीं तो इनमिटी नहीं है तो इनकन्वीनियंस है। तो इसको क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसी केस में 69A को भी चैलेंज किया गया था। अब 69A को चैलेंज क्या सोचकर किया गया, आप खुद सोचिए। 69A को इसलिए चैलेंज किया गया कि यार देखो ऐसा है कि ये जो ब्लॉकिंग का पावर है ना, गलत है, या ब्लॉकिंग का पावर नहीं होना चाहिए कोर्ट के इसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा नहीं होता है, दे आर द सेंट्रल गवर्नमेंट, they are the state government, they are the bodies, they are the agencies that are responsible for the security, maintaining security of the country. So if there are certain guidelines that are already issued, there are certain provisions that are already laid down, that if you do, I will monitor your message unless and until, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आपका मैसेज में कोई इशू नहीं, मैंने किसी को यार, इफ आई राइट अ मैसेज टू माई लव्ड वन दैट आई लव यू, थोड़ी ना गवर्नमेंट आ गया यार नहीं इसको देखो तो किसको प्यार करता है, जब पता करो कौन है, उसको क्या मतलब है यार इतना इस चीज से। बट इफ यू राइट एंड इफ यू फ्रॉम द गवर्नमेंट और लाइक एनी ऑफ द एजेंसी, इफ दे फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस अबाउट यू, लाइक इफ यू राइट एंड इफ यू रन क्या नाम है टेलीग्राम चैनल, इफ यू रन अ काइंड ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इफ यू रन अ काइंड ऑफ व्हाट फेसबुक पेज, जिहाद क्या बनेगा, ये वो बनेगा, ये हाउ टू सपोर्ट एंड ऑल, दिस आर द चैनल, दिस आई एम नॉट सेइंग, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको हर दिन ब्लॉक करते रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी सुना हो कुछ दिन पहले 20, 25, 30 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया जो पाकिस्तानी चैनल को उसको चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ इसको ब्लॉक कर दिया जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे आर ब्लॉकिंग इट, अंडर सेक्शन 69A IT एक्ट, तभी तो ब्लॉक कर पाते हैं वो। अब इसी को श्रेयस सिंघल के केस में कहा गया कि ब्लॉक कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन को, हमारे एक्सेस क्या नाम है एक्सेस ही नहीं लेने देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे नहीं होता है, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस ऑलरेडी इशूड। जब आपको पता है कि ये सब करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि एक डिटेल्ड प्रोसीजर रखा हुआ है तो इसको हम लेट डाउन, जो प्रोसीजर उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। बुझ गए बात को। तो सेक्शन 69 अभी है IT एक्ट का। सेक्शन 69B कहता है कि लॉफुल मॉनिटरिंग कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक डेटा फॉर साइबर सिक्योरिटी। सेक्शन 69B क्या कहता है कि पावर टू ऑथोराइज टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। देखिए कुछ नहीं है, सेम चीज है, सेम चीज है, देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दो इसमें आपको ऐसा लिखा हुआ है, बस ट्रैफिक डेटा का मतलब समझिए। ट्रैफिक डेटा मीन्स एनी डेटा आइडेंटिफाइंग और परपटिंग टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और लोकेशन टू और फ्रॉम विच द कम्युनिकेशन इज और मे बी एंड इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस ऑरिजिन, डेस्टिनेशन, रूट, टाइम, डेटा साइज, ड्यूरेशन एंड ऑल एंड ऑल। कहने का मतलब इफ आई एम कमिंग फ्रॉम माई लेट्स से दिल्ली हाई कोर्ट टू माई रूम और फ्रॉम लेट्स से विश्वविद्यालय टू माई रूम, अब बीच में जो ट्रैफिक है पूरा वो कहाँ से कैसे जनरेट हुआ, कितना साइज है, मान लो इस मार्ग पे ज़्यादा है, 3 मूर्ति पे कम है, नहीं भाई क्या नाम है शांति मार्ग पे ज़्यादा है, मंदिर मार्ग पे कम है। सो द ट्रैफिक इज ऑल अबाउट द इन बिटवीन थिंग्स यू नो। सो इसी चीज़ को मॉनिटर करना, ऑथोराइज करना, वो चीज़ें ब्लॉकिंग तो है ही अपनी जगह, पर मैं यार तुम्हारे उन चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर रहा, आपके हर चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द ट्रैफिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द इन बिटवीन थिंग्स जो आप मैसेजेस के बीच में डाल रहे हो। ठीक है, आपने शुरू में बोला कोई बात नहीं यार, दैट्स थिंग, इंडिया हार गई 10 विकेट से, कोई बात नहीं, बट लास्ट में फिर लिखा आपने कोई बात नहीं। पर बीच में अगर आपने लिखा नहीं यार
पाकिस्तान जीत गई, पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं एंड ऑल। मतलब कहने थे कि मेरा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने का ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। मेरा इतना कहना है कि समथिंग दैट इज कंप्रोमाइजिंग योर सिक्योरिटी, बिकॉज दे आर द एनिमीज, डेफिनेटली हमारे एनिमी एक्ट में वो हैं। तो अब उनके खिलाफ कोई भी बातें इंडिया में होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखी जाती हैं। अभी आप देखते होंगे इंडियन नेवी में कई बार कुछ सोल्जर्स ऐसे कोई ऐसे एम्प्लॉई पर्सनल पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी में भी कई बार ऐसे 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ज़्यादा। फिर कई आपने कहीं देखा होगा कोई यहाँ का आदमी कहीं को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे आर मतलब लाइक दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट हैपनिंग। तो इसी वजह से इस ट्रैफिक को मॉनिटर करना काम है सेक्शन 69A के अंदर, टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा अंडर द लो थ्रेशोल्ड ऑफ इनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी। मतलब उस पर्सपेक्टिव से नहीं कि हम सारा आपको देख के बस आपको पकड़ ही लेंगे, नहीं, इट्स ऑल अबाउट टू कंफर्म किया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, देयर इज नथिंग इशू एट ऑल, सब कुछ बढ़िया, सब चंगा सी। बस ये कंफर्म करने के लिए आपने ट्रैफिक डेटा को मॉनिटर करा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टाइम है, इसमें 7 साल की जगह 3 साल लिखा हुआ है। इंटरमीडिएरी का केस है, अगर आपने नहीं मॉनिटर करा तो, मतलब आपने हेल्प नहीं करा तो। अब सेक्शन 70 को समझेंगे। प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है? देखिए, कुछ सिस्टम इंडिया में ऐसे हैं जिसको प्रोटेक्टेड कहा गया है। सिस्टम कह रहा हूं मैं, जैसे द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एनी कंप्यूटर रिसोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली affects the facility of critical information infrastructure to be a protected system. For example, अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो सिस्टम, तो हमारे देश की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कॉम्प्रोमाइज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, अगर ATC को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यू विल डेफिनेटली अटैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। देश के हार्ट पे आपने अटैक करा लिटरली। समझ रहे मेरी बात? तो देयर आर सर्टेन प्रोटेक्टेड सिस्टम की यार ये तो हैक होनी नहीं चाहिए, इस पे अटैक तो होनी नहीं चाहिए। इफ इट इज हैपनिंग, इट विल डेफिनेटली एंड डेफिनेटली विल इंपैक्ट आवर पॉलिटिक्स, आवर इकोनॉमिक्स, आर सो मच, आर अदर थिंग्स एज वेल। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी आपकी पब्लिक हेल्थ, आपकी पब्लिक सेफ्टी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ना जाने किसको उसके ऊपर डेविलिटेटिंग इंपैक्ट होगा, समथिंग दैट इज वेरी वेरी फार रीचिंग इंपैक्ट, आई वुड से। सो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राइटिंग में ऑथोराइज कर सकती है किसी पर्सन को कि वो प्रोटेक्शन सिस्टम को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकते, किसको नहीं कर सकते। अगर कोई भी पर्सन जो इस प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर करता है तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एक प्रोसीजर लेट डाउन करना पड़ेगा, बट द गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम एक प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, लेट डाउन करना पड़ेगा। सो प्रोटेक्टेड सिस्टम में कई तरह की चीजें आ सकती है, जैसे अभी मैंने बोला पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट्स, ATC, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। अब मान लो इंडियन आर्मी की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम पे किसी ने अटैक करा और उसने सारे डेटा हमारे ज़्यादा सैटेलाइट से, हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट बेस पॉइंट्स है उसको अटैक कर, उसको किसी ने कवर कर लिया, मतलब उसको चोरी कर लिया। यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग, उसका इम्पैक्ट आप इमेजिन करिए कि किसी को हमारे बेसिस के बारे में पता है, आपकी एनिमी कंट्री को आपके बेसिस के बारे में पता है। नाउ दे नो व्हाट यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट। अब एम्स में जो अटैक हुआ, इट विल डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज आवर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। उनके इतने सारे हमारे डेटा थे, अगर उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया होगा उन्होंने, इट विल बी अ वेरी वेरी डिजास्टर फॉर अस कि देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में इतना बड़ा अटैक हुआ। सो दिस इज समथिंग दैट इज 70 टॉक्स अबाउट बेसिकली, जहां पे वो प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात करता है। अब PMO के अगर ब्रांच, PMO के किसी कंप्यूटर पे कोई अटैक कर दे तो क्या हालत होगा आप सोचिए। कैबिनेट सेक्रेटरी के कोई चीज़ों पे इम्पैक्ट कर दे, अटैक कर ले, तो दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर आर्टिकल 7, सेक्शन 70 ऑफ IT एक्ट। दैट इज समथिंग दैट इज प्रोटेक्टेड सिस्टम। अब बाद में इसी के लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई, नोडल एजेंसी, नेशनल नोडल एजेंसी, जो कि इन सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको क्या करेगा, देखेगा, उसको बचाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा, अपना निगरानी रखेगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए बाद में क्या हुआ, कई सारे बॉडीज बनाई गई। एक NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर में NCIIPC बनाई गई, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर 2014 में, जो आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एसेट्स है ना उसको चेक करेगा, उसको बचाएगा। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसको चेक करेगा,
मैनेजमेंट देखेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई की ब्रांचेज हो, आरबीआई की ऑफिसेज हैं, आरबीआई के सिस्टम्स हैं, एसबीआई के सिस्टम्स हैं, ये सबके सब लिंक्ड होते हैं आपस में। कोई इसको अटैक कर ले, हाउ यू कैन इम्पैक्ट, यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ द ऑल दोस थिंग्स ऑन योर इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब अगर कोई इम्पैक्ट लिख दे इंडियन इंडियन एम्बेसी है, मान लीजिए इजराइल की एम्बेसी इंडिया में, उसके ऊपर कोई कुछ गलत अपडेट कर दे, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भेज दे आपके चीज़ों पे, आपको पूरे इंडिया में फैल जाए वो खटाखट, जस्ट यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट। देश इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये काम होता है सेक्शन 70A के अंदर, जो बॉडीज है हमारे, उसका काम होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बहुत बड़े बड़े ओएनजीसी है, सेल है, वेल है, ये सबको अगर अटैक करने लग जाए लोग, तो क्या इंपैक्ट होगा, यू कैन इमेजिन। तो ये जो बॉडीज बनाई गई, उनका काम क्या है, इन सब चीज़ों को रोकना। सेक्शन 70B कहता है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस, सर्टिन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टिन, इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ठीक है, 70B में एक बॉडी बनाई गई, उसका काम क्या होगा, आपके इंफॉर्मेशन और साइबर इंसिडेंट्स के जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, फोरकास्ट करना, अलर्ट करना, इमरजेंसी मेजर लेना, किस तरीके से रोकना है, कोऑर्डिनेशन करना ऑल ओवर बॉडीज के साथ, एक प्रॉपर वल्नरेबिलिटी नोट्स बनाना, एडवाइजरी बनाना, गाइडलाइंस इशू करना, कौन सी चीज कब हो सकती है, क्या चांसेस हैं उसके, कुछ और फंक्शन उसको असाइन किया गया है। जो भी इंटरमीडिएट डेटा सेंटर से बॉडी कॉर्पोरेट से उनको मदद करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको 1 साल तक का सजा भी, और उसके अलावा जुर्माना भी 1 लाख तक का हो सकता है। तो 70B इज ऑल अबाउट दैट, कि जो भी इंडियन रिस्पांस बॉडीज है हमारी, सर्टेन बॉडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो सारी बॉडीज काम कर रही हैं, दे आर द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसीलिए तो सर्टेन को हमेशा बोला जाता है कि दे आर द वन दैट आर बियॉन्ड इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनसे भी आगे हैं वो हमेशा। दे थिंक इवन बियॉन्ड द नेवीज एंड द डिफेंस फोर्सेज ऑफ कंट्री, because in this era of globalization, in this era of transformation, like Samartha IAS and Judiciary always talks about, you are not going to have a war on foot always, like Russia Ukraine का war हर बार नहीं होता, something that's a very very far reaching impact। बहुत महीनों सालों 2 4 10 15 20 25 सालों में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जब सोल्जर्स आपस में लड़ते हैं सामने सामने, बट साइबर वॉर इज गोइंग ऑन, साइबर वॉर इज हैपनिंग एवरी सिंगल सेकेंड। पता है नेपोलियन का कोट है, इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट गिव्स यू अ चांस टू विन द वॉर, 90% इज इंफॉर्मेशन, वॉर इज 90% इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी सामने वाले का, तो यू कैन विन द वॉर एट एनी मोमेंट। सो सर्टेन क्या करती है, फोरकास्ट कर लेती है, उसका काम, उसके मेंबर्स को देखो ना, मतलब लाइक इफ यू टॉक अबाउट एनी मेंबर ऑफ द सर्टेन, दैट्स अ वेरी वेरी चांस दैट आई मेट समवन एंड आई लाइक ही वाज सजेस्टिंग मी लाइक हाउ दे फील, लाइक उनका काम क्या होता है। अगर वो देख लेना कि यार वो गाड़ी, कोई ऐसा मैसेज को कहीं से दिख जाए ना, कोई गाड़ी को देख के बता सकते हैं कि लाइक क्या चांसेस हैं कि वो गलत कर सकता है। दे आर सो ट्रेंड मैन, दे आर सो ट्रेंड, आई कैन से दिस ऑन एक्सपीरियंस। सर्टेन बॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज। सर्टेन हमारे देश के लिए जान है अभी, इंडिया के लिए। ठीक है, ये 70B की बात कर ली, आगे चलते हैं। एक श्रीकांत सिंह नायर का केस था, देखिए बहुत सिंपल सा केस है। इसमें बोला गया कि देखिए श्रीकांत सिंह नायर एक बंदा लॉ स्टूडेंट था बेचारा, एक बार इंडियन क्या नाम है टैक्सेशन सिस्टम को समझने का ट्राई कर रहा था, तो एक लिंक पे इसने क्लिक करा, वो टैक्सेशन के बारे में बता रहा था, खोला पोर्न खोल गया, उसके अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट थे बहुत। इसको बड़ा अजीब लगा यार, उसने फिर कोर्ट को अप्रोच करा कि सर इसको ब्लॉक करवाइए। तो सर ने कहा, कोर्ट ने कहा कि देखो भाई हम तो नहीं कर सकते ब्लॉक, हम तो कर ही नहीं सकते ब्लॉक, हमारे पास तो पावर तब है ना जब आप बॉडीज के पास जाओ, बॉडीज ना माने तो हम कर सकते हैं इशू। बट जुडिशरी इज द लास्ट मोमेंट ना, जुडिशरी इज द लास्ट मोमेंट ना। अब ये बात इसमें बोली गई कि मैकेनिज्म दिया हुआ है, अगर बॉडीज आपके जो भी बॉडीज हैं, जैसे सर्टेन है, उसके अलावा NCIIPC है, और भी जो बॉडीज हैं जिसके रिस्पॉन्स है, उनके पास जाइए, वो करेंगे, वो उनको हम गाइडलाइंस तभी इशू कर सकते हैं जब दे आर नॉट इंडल्जिंग इनटू द इशू। समझ रहे हो, पब्लिक एक्सेस की बात करो, पब्लिक एट लार्ज की बात करो, आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म दैट हैज टू बी फॉलोड, वो मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ये बात इस श्रीकांत नायर के केस में कही गई थी। ठीक है, वो सर्टेन वगैरह के पास जाइए, कर देंगे। एक लास्ट चीज कॉन्सेप्ट बचती है आज की हमारी, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन।
राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है कि मुझे भुला दिया जाए, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। वो याद है एक मूवी का डायलॉग, आई एम जस्ट नॉट एबल टू गेट इनटू द मूवी, यार मैं कोई तुम्हें वो भूल जाए मैं होने नहीं दूंगा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। सुनील शेट्टी इज द हीरो है, इतना मुझे पता है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन लाइक जस्ट भूल जाओ मुझे, मैं इसको भुला देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दिस इंसिडेंट, मेरे को नहीं याद रखना, ठीक है, याद नहीं रखना, फोटो फाड़ दो। फोटो खींचा हुआ है मान लीजिए, जैसे हमारे बचपन की तस्वीरें हैं मान लो, मेरी छोटी बहन हमेशा मुझे दिखाती है, देख तेरा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कपड़ा पहना, ऐसे ही हाफ कपड़ा पहन के मैं बैठा हुआ था, एंड आई थिंक समवन क्लिक्ड माय फोटो, एंड मेरे पास आज भी वो है। सो मेरे को थोड़ा लगता है कि यार इसको फाड़ के फेंक दें, बट लाइक मेमोरीज है, मैं फेंकता नहीं, उसको रखा रहता हूँ हमेशा, आज भी है मेरे पास, आप सबके पास होंगे। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना, कि आपके पास अगर वो चीज़ें ऐसा इमेज आप उसको फाड़ के फेंक दिए, कोई नहीं जला दी, हटा दी, जो भी करना आप कर दिए। आपके पास अगर वो रील है तो आपने उसको भी हटा दिया, दैट्स ओके फाइन। बट इन दिस एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द एरा ऑफ डेटा, यू कैन नॉट थिंक कि आप ये चीज़ों को हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल आशुतोष राणा, आशुतोष राणा ने, आशुतोष नाम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, आशुतोष राणा समथिंग एल्स, एक बंदा था जो बिग बॉस 8 जीता था, उसके पहले वो MTV रोडीज भी जीता था। मैं उसको मतलब मैं बड़ा अच्छा, उसका एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, इसलिए मेरा नाम भूल गया वो क्या था, मेरे को याद है राइट टू बी फॉरगॉटन, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। उस टाइम में उसने बोला था, कोर्ट में अपील करता, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि ऐसा है कि सर मेरा इन्हें कॉन्सेप्ट को इसको हटाइए। तो एक उसकी ड्रंकिंग ड्राइविंग का कुछ हुआ था, तो वो चीज़ें अवेलेबल थी गूगल पे, ऑब्वियस बात है, आशुतोष करके डालोगे आपका वो आ जाएगा, ड्रंक एंड ड्राइव का केस पूरा, भले ही वो विनर है बिग बॉस का और इसका MTV का, बट वो जो भी था वो उसको लिए, उसको हमेशा उसको खराब लगता था, कितना फेम हुआ, इतना कुछ कमाया, पर एक चीज़ हमेशा मेरे इमेज को खराब करती है। तो वो गया, बोला कि इसको मुझे फॉरगॉट करना है, मुझे भूलना है। तो कोर्ट ने कहा भूल जाओ, बोला इन्हें इंटरनेट से हटा दो। बोला ऐसे कैसे हटा देंगे? तो राइट टू प्राइवेसी जब बाद में फंडामेंटल राइट में ऐड करा गया ना, उसको पार्ट बोला गया ना फंडामेंटल राइट का, पर आज भी राइट टू बी फॉरगॉटन को उसके अंदर में नहीं बोलते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। स्टिल देयर इज नो लॉ दैट डील्स विद राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब इंटरनेट से उन चीज़ों को इरेज कर दिया जाए, उस लिंक को हमेशा के लिए इरेज कर दिया जाए। अगर कोई सर्च करे आशुतोष, तो सिर्फ ये नाम आना चाहिए कि दैट ही पर्सन विंस, यू नो द पर्सन वॉन वॉट, यार क्या नाम जो भूल रहा हूँ, आशुतोष ही है पर पूरा नाम नहीं याद आ रहा, वो बिग बॉस जीता है, MTV जीता है, बस इतना आना चाहिए, एंड ही लुक्स सो ब्यूटीफुल, हैंडसम ऐसा कुछ। मतलब ये नहीं आना चाहिए कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस में वो फंसा था। क्यों? हटाओ यार, मेरी इमेज को खराब करती है। तो स्टिल जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2018 वाला, अभी जो 2000 उसको तो बाद में लैप्स हो गया, अभी जो नया बन रहा है 2022 में, अभी ये चीज़ें जब अप्लाई हो जाएंगी तो भी राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया। पर आज तक किसी कानून कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इसको फंडामेंटल राइट में ऐड कर दो। हाँ, कई सारे कोर्ट्स ने बोला है कि राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए देश में, कि आप अगर चाहो तो अपने इमेज को, अपने किसी भी कंटेंट को, अपने किसी भी ऐसे इंसिडेंट को आप चाहो तो हटवा सकते हो इंटरनेट से। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ये कह दे कि इस इंसिडेंट को हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए, नहीं हटा पाओगे आप। डार्क वेब इतना बड़ा चीज है ना, नहीं हटा सकते आप उस चीज को। ये आया कहां से था? देखिए 2014 का केस है, स्पेन वर्सेस गूगल का एक केस है, स्पेन में गूगल का कुछ हुआ था इंसिडेंट, तो उसमें यूरोपियन यूनियन ने बाद में जजमेंट दिया, GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में, कि हाँ ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई अपना बंदा कहता है कि यार मेरे इस इंसिडेंट को हटाओ, मेरे इस चीज को हटाओ गूगल से, तो वो हटा देगा। पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उस टेरिटरी में एक्सेस नहीं कर सकते, पर वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस इंडिया से किया जा सकता है, यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी से बाहर से किया जा सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है, पर उस यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं किया जा सकता। ये GDPR था। इसके बाद पूरी दुनिया में बातचीत होने लग गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट गूगल करने पे आता है, जैसे आप डाल तो समर्थ है एंड जुडिशियरी, और कोई उसके नीचे कुछ ऐसा चीज आ जाए जो समथिंग दैट इज लाइक ब्लैक स्पॉट ऑन आवर इमेज, तो मैं चाहूंगा कि उसको इंटरनेट से हटा दिया जाए। सो राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट है। मैं बोलूंगा कोर्ट को इसमें फंडामेंटल राइट हटवा दीजिए, ऑर्डर मिलेगा, राइटिंग में लिखूंगा, जो भी मैकेनिज्म होगा हटा दिया जाएगा। पर इट्स नॉट इन इंडिया, स्टिल इट्स नॉट इन इंडिया। हाँ, यूरोपियन यूनियन में चीज है, दुनिया के और देशों में है, पर इंडिया में नहीं है अभी भी। सो स्टिल बेटिंग कि कब राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आता है, भुला दिया जाए, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट माना जाए इसको भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट माना जाए, इसको हटाने का हमारे पावर दिया जाए, एक मैकेनिज्म लिखा जाए, प्रॉपर मैकेनिज्म लेट डाउन किया जाए कि किस तरीके से इंडिया में इंफॉर्मेशन को हटाया जाए, आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाए। पर देखिए लीगल चैलेंज बहुत है इसमें। उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आप इस लेवल पे हैं, आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे आज के डार्क वेब के दुनिया में।
सो इट्स अप टू द थिंग कि कैसे उस चीज़ को हटाया जा सकता है, कभी कैसे गवर्नमेंट्स उसको इंप्लीमेंट करेगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइबर सिक्योरिटी. मैंने जितना मुझसे बना मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी के बारे में. आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. If you love the video, please like and comment and share and subscribe the channel at the same time. This is Ravi Chandra, UPSC, CSE and Samartha IAS and Judiciary signing off. Keep watching my channel. Thank you.